बेरी माय नेम इज़ अंशु और आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे और कोरोना नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब बिफोर आई डिस्कस द डेफिनेशन हियर, एज यू ऑल नो कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इनको ठीक से डेवलप नहीं करेंगे, इनको ट्रेन नहीं करेंगे या इनकी कितनी नीड है उनको पहले से डिटरमाइन नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को मैन पावर प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। पहला कि इट इंश्योर्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सप्लाई की बात करें तो दे शुड नॉट बी ओवर स्टाफिंग एंड दे शुड नॉट बी अंडर स्टाफिंग बिकॉज बोथ दे आर नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी इश्यूज हो जाते हैं। दूसरा है इट शुड इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। अब क्वालिटी की बात करें तो हमको अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज को टाइमली क्या करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है बिकॉज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर गोइंग अराउंड। हमारे को स्किल्स को एनहांस करना पड़ता है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। तीसरा है इट इंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है हम किस तरह से उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो द मेन पर्पज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग अहेड टू अचीव ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, क्वालिटी एम्प्लॉयज़। समझते हैं। देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स होती है उसके अंदर हमारी जो करंट मैन पावर पोजीशन है और जिस डिज़ायर्ड मैन पावर पोजीशन पर हम जाना चाहते हैं उसके बीच में जो जो हमको करना पड़ता है, लाइक इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड एश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एडुकेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। कि हमारे जो व्यक्ति हैं जिनको हमको चुनना है उनके नंबर हमको पहले से पता हो। इसके साथ साथ हमको ये भी पता हो कि किस व्यक्ति ने कौन सा काम करना है या जो हमने प्लानिंग किया है उसके अंदर राइट नंबर ऑफ पर्सन शुड बी रिक्रूटेड एट राइट प्लेसेस एंड दे शुड बी गिवन the things to do at proper time, which results in both the organization and individual receiving the maximum long range benefit। समझते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है वो किस परिप्रेक्ष्य में की जाती है, इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है उसके अंदर हमारे पहले से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमको इंश्योर करना पड़ता है कि राइट नंबर ऑफ पर्सन शुड बी रिक्रूटेड, दे शुड बी रिक्रूटेड एट राइट वर्क प्लेस। साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्याप्त ग्रोथ के संभावना है। एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी मेंटेन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, एक्सपेंशन है, या कई बार क्या होता है कोई टेक्निकल चेंजेस हो जाते हैं। तो हमारी जो मैन पावर होती है दे शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ सो दैट दे कुड अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पहला फीचर है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। अब इसको समझते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम करते हैं उसके अंदर हमारे पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ गोल डिफाइन किए जाते हैं। अब आप हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अपने ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि वी हैव टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स, किसी का होता है कि अपडेटिंग द टेक्निकल एक्सपर्टीज़, किसी का होता है कि करियर प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल या एग्जीक्यूटिव, या किसी में होता है वी शुड इंश्योर बेटर कमिटमेंट ऑफ पीपल। तो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार हमको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। दूसरा है डिटरमाइनिंग द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। अब ये देखिए, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है इट इज़ रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनल नीड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझते हैं कि हमें पहले से ही एडवांस के अंदर मालूम होना चाहिए कि कितने व्यक्ति
उपलब्ध हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो ज़रूरत हो। यानी ऐसा ना हो कि जब हमको ज़रूरत हो तो हमारे पास पर्याप्त नंबर ना हो या पर्याप्त स्किल्स ना हो। छोटा एग्जांपल देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ले ऑफ करना पड़ जाता है, या अब आजकल की सिचुएशन देखें तो कोरोना काल में मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, या कई लोगों को कोरोना इन्फेक्ट हो गया तो दे आर नॉट एबल टू गो टू ऑफिस और दे आर नॉट एबल टू डू द वर्क। तो हमारे पास पहले से ही हमें एडवांस के अंदर तैयारी करनी पड़ती है कि इन केस किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया, या कोई हमारा कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाने वाला है, रिटायर होने वाला है, या हम कोई एक्सपेंशन करने वाले हैं, नया प्लांट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या हमारे पास पर्याप्त एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसके लिए हमें टाइमली रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ता है। तीसरा है हैविंग मैन पावर इन्वेंट्री। अब जैसे यू आर ऑल कॉमर्स स्टूडेंट, तो हमको स्टॉक की इन्वेंट्री करनी पड़ती है ना, तो उसी प्रकार से हमको मैन पावर की भी इन्वेंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया अंडर स्टाफिंग एंड ओवर स्टाफिंग बोथ आर हार्मफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो एचआर हो सकता है वो एसेट भी हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो लायबिलिटी भी हो सकता है। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर रखा है, ज़रूरत कम है, तो अननेसेसरी कॉस्ट इनकर हो रही है। दूसरा, अगर कम लोगों को रिक्रूट कर रखा है, काम ज़्यादा है, तो ओवरबर्डन की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय का एट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा होगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मैन पावर इन्वेंट्री होनी चाहिए। अगला है एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमको ईज़िली तो हम एकदम तो हमको नहीं मिल पाता मैन पावर, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। हमको देखना पड़ेगा किस डिपार्टमेंट में कौन से लोग कब रिटायर होने वाले हैं, या हमको मालूम है कि ये व्यक्ति छोड़ने वाला है, तो हमें इसका क्या चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए। क्योंकि एकदम तो कोई अचानक से आपको नया व्यक्ति नहीं मिलेगा ना, और मिल भी जाएगा तो आपको उसको टाइम डिवोट करना पड़ता है, उस पर रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं ताकि वो ट्रेनिंग कर पाए, वो डेवलप हो पाए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्सनल है, दैट शुड बी सीन इन द एडवांस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट। देखिए, हमने मैन पावर नीड्स को डिटरमाइन कर ली, नंबर कर लिए, ट्रेन कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन शुड बी क्रिएटेड। अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द जॉब दे आर डूइंग, दे आर गेटिंग एडुकेट chances of growth and career development in the organization, so that is very helpful फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज़ इंडिविजुअल। देखो, अगर व्यक्ति खुश होगा किसी काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसी कंपनी में कम मन लगाकर काम करेगा, इधर उधर किसी और कंपनी में जॉब प्रॉस्पेक्ट्स नहीं ढूंढेगा। तो हम बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉय क्या होगा, रिटेन होगा। आपने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, आपका ये गूगल है, दे हैव वेरी आइडियल वर्किंग कंडीशंस फॉर द एम्प्लॉयज़। टाटा है, मतलब दे आर वेरी मच एम्प्लॉय फ्रेंडली। वहाँ पर एक बार कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है तो उसको वर्किंग कंडीशंस इतनी अप्रोप्रिएट लगती है, इतनी आइडियल लगती है कि दैट पर्सन इज़ नो डोंट वांट टू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत अच्छा होता है, मोरल बूस्ट हो जाता है उसका कंपनी का, और कंपनी को भी इंस्टेड ऑफ recruiting the new employees and to invest on the training and development of new employees, तो कंपनी क्या करेगी, पुराने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके उन्हीं की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देगी। तो आई होप आपको फीचर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वी हैव नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ़ पर्सन्स को हमें रिप्लेस करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज सम आर रिटायरिंग, सम आर गेटिंग ओल्ड, या किसी की डेथ हो जाती है। तो हमारे पास पहले से एडुकेट मैन पावर होनी चाहिए इन पोजीशंस को फिल करने के लिए। स्पेशली जो कंटीजेंसीज होती हैं, उनको फिल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मैन पावर उपलब्ध होना चाहिए। सेकेंड है लेबर टर्न ओवर। अब देखिए, आप इतनी सारी एमएनसीज हैं, हर एक के पास एप्रोप्रिएट चांसेस हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हर कोई व्यक्ति ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ़र के लिए काम करता है। तो अब इतना जब मैन पावर और कंपनीज़ के ऊपर स्विच ओवर कर देता है, कई कंपनीज़ के अंदर तो एट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उन
वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए हमको न्यू रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ती है, क्योंकि एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, लोग कंपनी स्विच ओवर बहुत ज़्यादा करते हैं। और आप जब नया एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो तो आपको उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है, उसके ऊपर डेवलपमेंट भी करना पड़ता है, उसके ऊपर कॉस्ट इनकर होती है, आपकी कंपनी के रिसोर्सेज इनकर होते हैं। तो आपको ये पहलू के ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है तो आपके पास उसका ऑल्टरनेट क्या उपलब्ध है या नहीं। तीसरा है एक्सपेंशन प्लान्स। देखिए कंपनीज क्या करती हैं, डाइवर्सिफिकेशन करती हैं, एक्सपेंशन करती हैं, तो और लोगों की आवश्यकता होती है टू फिल दैट न्यू पोजीशन। तो इन दैट केस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी क्रूशियल। लास्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब जो बिज़नेस है उसके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आप देखते होंगे टेक्नोलॉजी नित नए दिन परिवर्तित होती रहती है। अब आप क्या हो सकते हैं कि आपको कई बार अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सो दैट दे कैन अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और कई बार क्या होता है, जो आपने फ्रेश ब्लड इन्फ्यूज़ किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बिकॉज दे आर न्यू, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द करंट सिनारियो, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यू डिमांड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको टाइम टू टाइम जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के होते हैं उसको अपने एम्प्लॉयज़ को अडेप्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। तो आइए प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला हमारा जो स्टेप है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए जो पर्सन कंसर्न होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए, दैट ही शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर क्यों होना चाहिए? बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लान के, दे आर ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और उसके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बीच में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दैट शुड रिलेट विद द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट टू द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। तो जो एचआर मैनेजर है उसको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को एनालाइज करना चाहिए। कैसे करेगा? लाइक फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन करना चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है कंपनी, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने वाले हैं, फिनेंशियल कोई प्लान्स हैं, कोई मार्केटिंग प्लान्स हैं, प्रोडक्शन में कोई चेंजेस करने वाले हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग मैनेजर है उनको इन सब प्लान्स के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी एचआर पॉलिसीज़ है दैट शुड बी रिलेटेड टू द फिलिंग वेकेंट पोजीशन। अब ये वेकेंट पोजीशन कैसे फिल करेंगे? या तो इंटरनल सोर्सेज से करेंगे या एक्सटर्नल से करेंगे। बट कंपनी की हर एक कंपनी की अलग पॉलिसी होती है कि वो इंटरनल से करती है, एक्सटर्नल से करती है, दोनों सोर्सेज से करती है। इसके साथ साथ कई बार करियर प्लानिंग से, जॉब इनरिचमेंट से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड डाउन साइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन से भी हम इन वेकेंट पोजीशंस को फिल कर सकते हैं। तो अभी हमें फर्स्ट पॉइंट में यही समझ में आया कि जब हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट का फोरकास्ट करते हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा फोरकास्टिंग द करंट मैन पावर इन्वेंट्री। सेकंड पॉइंट है करंट मैन पावर इन्वेंट्री। अब इसको समझते हैं। देखिए जो भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो हम एक ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं जहाँ पे ना तो अंडर स्टाफिंग हो और ना ही वहाँ पे ओवर स्टाफिंग हो। मैंने पहले भी बताया कि प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अब ये हम कैसे करें, एनालाइज कैसे करें कि हमारी करंट मैन पावर सप्लाई कैसे की जाए? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज, फंक्शन वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज या क्वालिफिकेशन वाइज हम एनालिसिस कर सकते हैं करंट मैन पावर का। अब ये जो मैन पावर हमारी इन्वेंट्री होती है इसके अंदर हम जो प्रेजेंट हमारी जो रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और जो हमारी पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है यानी फ्यूचर में हम कितना चाहते हैं, डिज़ायर्ड पोजीशन क्या है हमारी, नंबर ऑफ बोथ क्वांटिटी, मतलब हम इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी कितने नंबर चाहिए, उनकी क्या क्या एक्सपर्टीज़, क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या स्किल्स, क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो जो हमारी मैन पावर इन्वेंट्री है इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे? इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पर्सनल हैं कितने चाहिए, इसके साथ साथ कैटलॉगिंग द फैक्चुअल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन ईच इंडिविजुअल, इसके साथ साथ हमने उनका अप्रेजल करना है। साथ ही साथ हमने एक लिस्ट बना लेनी है कि हमारी प्रेजेंट और पोटेंशियल एबिलिटीज़ और एप्टीट्यूड क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई चेंजेस हो रहे हैं, लाइक कोई वीकली आवर्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई हॉलीडेज़ आने वाली हैं, लीव्स हैं, इन सब का प्रोविज़न भी हमें बनाकर रखना चाहिए। साथ साथ
हमको ये प्रोविज़न भी बना के रखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, यानी कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़कर चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑल्टरनेट प्लान है हमारे पास। अगर वो छोड़कर चले जाएंगे तो क्या हमारे पास उनको फिल करने के लिए एडुकेट मैन पावर है या नहीं है। नेक्स्ट है मैन पावर फॉरकास्टिंग। मैन पावर फॉरकास्टिंग ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, लाइक हमारा जो सेल्स है और या प्रोडक्शन बजट है, साथ साथ हमारा वर्कलोड का एनालिसिस कैसा है, वर्कफोर्स एनालिसिस कैसा है, या कितनी रेट ऑफ एब्सेंटिज्म कितना है, टर्नओवर कितना है। तो हमको जो फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसका फोरकास्ट बनाना है इन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कि नंबर भी पता होना चाहिए और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी पता होने चाहिए। तो फ्यूचर जो डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की कुछ फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है, लाइक एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। तो हमको क्या करना चाहिए, पिछले 5 साल का डेटा देखना चाहिए और एक मैन पावर प्लानिंग कमेटी का गठन करना चाहिए जो कि स्टाफ को कंपेयर करेगी, एनालाइज करेगी और ट्रेंड जानने की कोशिश करेगी कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और इसी के अनुसार हमको रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। दूसरा है रिप्लेसमेंट नीड। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है, कुछ रिटायर हो जाते हैं, कुछ अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन देते हैं, कईयों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर यानी हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर हम फ्यूचर की नीड्स को एक्सेस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स रख सकते हैं। तीसरा सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। अब देखिए जो मैन पावर रिक्वायरमेंट्स हैं ये प्रोडक्टिविटी को जब हम इम्प्रूव करते हैं उस पर आधारित होती है। तो बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला है कि हम जो प्रोडक्टिविटी है उसको बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर के तहत गेन करें, यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसी को इस प्रकार से यूटिलाइज़ करें कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं टू जज द मैन पावर यूटिलाइजेशन, हम क्या कर सकते हैं, वर्क स्टडी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, कि हम ऑटोमेशन या कंप्यूटराइजेशन करें, यानी नित हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा, दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैन पावर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो हम जॉब एनालिसिस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इनको मैच करने के लिए। अगला इशू होता है हमारा एब्सेंटिज़म, यानी एक व्यक्ति है जो कॉन्टीन्यूसली अपने काम पर नहीं आ रहा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि रेट ऑफ एब्सेंटिज़म क्या है, यानी जो प्लानिंग कमेटी है उनको ये रेट मालूम होना चाहिए और उसके आधार पर ही फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए। अगला हो सकता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नित नए एक्सपेंशन, ग्रो, डाइवर्सिफिकेशन होते रहते हैं, तो उसके आधार पर हमको कितना नया मैन पावर रिक्रूट करना पड़ेगा, उनको कितना ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक टेक्निक होती है वर्क स्टडी टेक्निक, इसको बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। ये टेक्निक वहाँ पर सुटेबल होती है जहाँ पर हम अपना वर्कलोड पहले से ही एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी मेजर कर सकते हैं। इस मेथड के तहत हम क्या करते हैं, हम टोटल प्रोडक्शन को पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए हम ये काम पूरा कर लेंगे, और हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं कि नंबर ऑफ़ मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर यूनिट्स, और इसके साथ साथ हम अपनी जो वर्कफोर्स की कैपेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए फ्यूचर एस्टिमेट्स कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मैन पावर गैप्स। अब जो डिफरेंस होता है ओवरऑल ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स में और फ्यूचर सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में, उसको मैन पावर गैप बोलते हैं। आपने एक बार ये जो गैप है वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं ताकि हम रिक्रूटमेंट कर सकें, सिलेक्शन कर सकें, ट्रेनिंग कर सकें, ट्रांसफ़र्स के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से, अप्रेजल के माध्यम से जो फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सके। इसके साथ साथ जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो ट्रेंड पीपल है यानी उनकी जो सप्लाई है वो कॉन्टीन्यूस रहे, ताकि जो हमारी जो जॉब्स वेकेंट हो गई हैं, क्यों हो गई, क्योंकि कोई प्रमोशन हो गया है, कोई कहीं ट्रांसफ़र हो गया, तो उनको आसानी से फिल किया जा सके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती कि वेदर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग और नॉट। द ओनली चॉइस इज टू डिसाइड द मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है केवल नए एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होती, लेकिन जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी होती है। तो इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करती हैं ताकि जो हमारे मैन पावर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट कर सके, होने वाली चेंजेस के साथ अपने आप को अडाप्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय प्लान। तो एक बार जब हमने एस्टिमेट कर लिया सप्लाई और डिमांड ह्यूमन रिसोर्स का, तो जो मैनेजमेंट है दे स्टार्ट एडजस्टमेंट। अब दो पहलू होते हैं, पहला है कि जो इंटरनल सप्लाई है एम्प्लॉय की वो ज़्यादा है डिमांड से, तो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स सरप्लस एग्जिस्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करना शुरू कर देगी, तो एक जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करती थी वो बंद कर देगी। इसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें। आपने देखा हो ना, स्पेशली जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं वहाँ पे वीआरएस का कंसेप्ट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का। तो इट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द सरप्लस। इसके विपरीत अगर ह्यूमन रिसोर्स में डेफिसिट है, यानी कि जो हमारी डिमांड है वो कम है और हमारी जो सप्लाई अगर हमारी सप्लाई हमारी क्या है, कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो क्या करेगी, जो प्लानर्स होंगे तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई करना शुरू कर देंगे और वो क्या करना शुरू कर देंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा एचआर प्लान होता है, जब हम उसको डेवलप करते हैं तो मैनेजमेंट को कुछ इश्यूज़ पे ध्यान देना पड़ता है, लाइक कि हमारी फॉरकास्टिंग फ्यूचर सप्लाई फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। इसके साथ साथ क्या हमारा एक्शन प्लान होगा रिक्रूटमेंट और डेवलपमेंट के लिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमको अपना ऑर्गेनाइजेशन प्लान में भी कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। हमको एक्शन प्लान डेवलप करना पड़ता है रिट्रेंचमेंट के लिए, रिटेंशंस के लिए, और साथ साथ हमको अपना जो हमने प्लान बनाया है इसको रिव्यू करना पड़ता है, क्योंकि कई बार चेंजेस के इन्वायरमेंट में बहुत सारी चेंजेस होते रहते हैं। तो हमको टाइम टू टाइम उसको कंट्रोल करना है, हमको रिव्यू करना है, हमको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एफर्ट्स को दोबारा से एक्सेस करना है। तो हमको ये भी देखना है कि जो हमारे प्लान्स हैं वो कितने कारगर हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अगर नहीं है तो हमको टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं।